सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी, अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं। आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी। 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। अब आप भी सो जाओ तब तक। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में, इतनी देर तक सोती रहती है और अब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू, ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी, ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप भी धौंस मत जमाओ यहाँ। अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं हैं और जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी सास हूँ और उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी, अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो सास होने का सम्मान कैसे मांग रही हो? अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी, तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? बोलो अब। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर पहले जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी, ये भी सोच लिया कर ना कभी। माँ जी, पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना पीना तब गरम ही बनता है। और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करना तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है काम से और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी, ये क्या है? तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है। तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है। और माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है बेटा, ना ही हाथ लगाती है घर के किसी काम में। और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन आज तू कैसे जल्दी आ गया? वो आज मैं काफी ज्यादा थक गया था, पूरा शरीर दुख रहा था, इसके कारण सोचा घर जाके आराम करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं घर आ गया और तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। माँ जी, आप समझाओ ना पंकज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ना, ये मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए, समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है। ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी। सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है। लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है, मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती है वो। चल चल, इतना भी नहीं मान सकती मैं। अब अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तेरी बहू तुझसे कहीं न डरती होगी, वो तो बल्कि तेरे मुंह पे तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई। ये देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करे वो अच्छे से किया कर। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख। मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहाँ से सलोनी जाती है
तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहाँ आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर, तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। देख अब खुद ही गिर गई ना, अब अकल आ गई ठिकाने, ये 1-2 बार और गिर कर मानेगी। माँ जी, मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद करता है गलत काम और सारा काम मुझ पे आ जाता है। चल चल अब ज्यादा नाटक मत कर और उठकर काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी बनारसी साड़ी बड़ी सी बिंदी लगाए उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और अभी तक तू सो रही है? आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। बहू ये क्या है, तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप बिल्कुल, मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है, वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखे हैं, उन्हें जाकर साफ कर। बहू तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या? जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। वापस करूँ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूं साफ करेगी तो अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। शाम के समय पंकज घर आता है तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है, बिल्कुल मेरी सास बन गई है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है काम कर कर के। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ, आपको याद है उस दिन सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया नहीं, उल्टा उसे सुनाया। और एक बात बताऊँ माँ आपको, वो तेल जिसे वो फिसल के गिरी थी वो आपने गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी। लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने सलोनी को कहा कि वो नाटक करे आपकी सास बनने का। सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है। चंपा की शादी चंपक नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अब चंपा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। चंपा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चंपक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। चंपा से चंपा की सास लीलावती भी काफी खुश थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती और उनका परिवार काफी खुशहाल था। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उनके इस खुशहाल परिवार को नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन चंपा के पास उसका पति चंपक आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, ओ जानो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें छोड़कर कभी जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा जी, तो क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं होता ना तो मेरे अंडर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते और मैं एक दिन भी छुट्टी जरूर लेता। हाँ हाँ बस भी करो और अब जाओ ऑफिस, वरना लेट हो जाओगे। ओ हेलो, मैं खुद का काम करता हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर लेट जा सकता हूँ, समझी तुम? जी ओके सर, लेकिन अभी आप जाओ। अच्छा, मुझे तुम भगा रही हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। चंपक अब चंपा के साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन इस मामले में हमारी चंपा भी कम थोड़ी थी। वो भी चंपक के साथ मस्ती करने के लिए इधर उधर भागने लगती है। लेकिन आखिर में चंपक ने उसको पकड़ ही लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लेटा दिया। और वो उसके करीब जाने ही लगता है कि दोनों के कानों में एक आवाज आती है जो कि उसकी माँ की थी। अरे ओ बहू,
आज उठना नहीं है क्या? मेरे बेटे को ऑफिस भेजना है या नहीं? लग रहा है तो सोती ही रहेगी। देख लिया, आपकी मम्मी आवाज लगा रही हैं। चलिए उठिए ऑफिस के लिए। इस तरह अब चंपा और चंपक दोनों नीचे आते हैं, जिसके बाद चंपा चंपक के लिए खाना बनाकर उसे ऑफिस भेजती है। अब चंपक ऑफिस में काम करने लगता है कि तभी चंपा का कॉल चंपक के पास आता है। चंपक जी, आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओहो, आज क्या बात है? आज खास जो इतना याद किया जा रहा है? अरे बस यूं ही, जल्दी से आ जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर चंपक कॉल कट कर देता है और काम करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज आकर उसे बोलते हैं, सर, हम सभी को आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? हम लोगों की तुम सैलरी बढ़ा दो, हमें जरूरत है। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, और तुम क्या चाहते हो मैं हर 15 दिन में तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भोला, देव, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों सीनियर हो, और सीनियर होकर ऐसी बात कर रहे हो, हद है यार। चंपक पूरे ऑफिस के सामने देव और भोला को डांट देता है। वो दोनों ऑफिस में सीनियर थे। उन दोनों को खुद की इंसल्ट बहुत बुरी लगती है और दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। इस चंपक ने तो पूरे ऑफिस के सामने हम दोनों की इंसल्ट कर दी है। भाई तू बोल तो सही रहा है, इसको सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? तू चिंता मत कर, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आखिर इससे हमें अपनी इंसल्ट का बदला जो लेना है। हाँ हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। आप तो हम इससे चुन चुन कर बदला लेंगे। हा 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 हा। इतना कहकर वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देव चंपक के पास जाता है और उससे बोलता है, सर जी, ये हमारी कंपनी के कुछ पेपर्स हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ठीक है देव। कुछ देर बाद चंपक बिना पेपर्स को चेक करे उन पर साइन कर देता है और थोड़ी देर बाद चंपक शाम होते ही अपने घर की ओर निकलता है। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सामने से अचानक एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और चंपक की कार के पहले वाले शीशे पर डंडा मारते हैं और उसका शीशा तोड़ देते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए चंपक गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, तुम लोग गवार हो क्या? क्या तुम लोगों को इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं देती? उसकी बात सुनकर वो बाइक वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। चंपक उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों, आखिर तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? तूने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, इसलिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। चंपक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो दोनों उसे बेरहमी की मौत देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह चंपक की लाश उनके घर आती है। ये देखकर बेचारी चंपा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने पति को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोता देखकर लीलावती कहती है, अरे चुप हो जा बहू, इतना रो क्यों रही है तू? तेरी किस्मत में पति का इतना ही साथ लिखा था। मम्मी जी, मैंने इनको कहा था जल्दी घर आने को, लेकिन लेट आए, और आए भी तो कैसे। कुछ समय बाद चंपा अपने पति की लाश का अंतिम संस्कार करती है और जब वो घर आती है तो घर पर देव और भोला को देखती है। उसे देखकर चंपा कहती है, तुम दोनों तो मेरे पति के खास एम्प्लॉय थे ना? तुम्हें पता है क्या कि उनको किसने मारा है? अगर पता है तो प्लीज बता दो। अरे मूर्ख औरत, हमने ही तेरे पति को मारा है। लेकिन क्यों? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तेरे पति ने हमारे ऑफिस के सामने हमारी इंसल्ट की थी। अब हम अपनी इंसल्ट किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी तेरे पति से सब कुछ हमने अपने नाम करवा लिया, ये घर, कारोबार। अब तुम एक गरीब और फटीचर बन गए हो। निकलो अब यहाँ से, चलो। अरे क्यों निकलो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अब लीलावती देव और भोला को मारने लगती है, लेकिन वो असफल रहती है। उसको ऐसा करते देखकर देव कहता है, ओहो, तुम कितने बेचारे बने हुए हो। एक टाइम था कि तुम लोग खूंखार शेर बने फिरते थे, लेकिन अब चलो, मैं उन सबको भूल जाता हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बात सुनकर चंपा सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद चंपा कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसी ही रहूंगी। बहू तू ये क्या कह रही है? आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ, आप कुछ मत बोलिए। इतना कहकर चंपा अपनी सास लीला को घर के अंदर ले जाती है
और ये सब देखकर लीलावती फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू अब तो मैं एक गरीब औरत हूँ, साथ ही हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तूने गरीबी के चलते इन लोगों के सामने अपने घुटने टेक ही दिए। नहीं मम्मी जी, मैंने गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही इनके आगे, लेकिन हाँ, मैं इन लोगों के साथ रहने के लिए राजी हो गई हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, बस इसलिए इनको सबक तो सिखाना ही होगा ना। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, ये लोग तुझे कोई नुकसान ना कर दे या तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों सास बहू आपस में प्लान करके उस घर में रहने लगती है। दिन गुजरते हैं, चंपा घर के काम करती और चंपा जब भी देव और भोला के पास कोई सामान देखती या फिर कोई भी सामान देने जाती तो भोला उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी तक करने की कोशिश करता। एक रात की बात है, देव और भोला काफी नशे में थे। उनके इस नशे का फायदा उठाते हुए चंपा उन्हें खाना देने जाती है और दोनों के पास जाती है और साथ ही हाथों में मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और उस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और उनको नशे की हालत में देखकर चंपा उनसे कहती है, मेरे पति को क्यों मारा था और क्या ये बात सच है कि मेरे पति की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? अरे हाँ जाने मन, हम तुझे कितनी बार बताएं कि तेरे पति को हमने मारा था और तेरे पति को मारने का कोई मकसद नहीं, बल्कि ये पूरी जायदाद छीनना था। सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि उसने सभी ऑफिस वालों के सामने हमारे इंसल्ट की। हमारे सामने हमारी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता, इसलिए आधी रात को हमने उसे मार दिया और सबूत भी मिटा दिए। उसकी ये बात सुनते ही अब चंपा उनका खाना वहीं रखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रात के समय ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और इस तरह अब लीलावती और चंपा को उनका सब कुछ वापस मिलता है और चंपक को मिलता है इंसाफ। कार्तिक देर रात अपने ऑफिस में काम करके अगली सुबह घर आता है और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी रानी उसके लिए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे देखकर वो उसके कपड़ों की ठीक से जांच करती है और तो और उसे अजीब तरह से सूंघने लगती है। ये देखकर उसका पति कार्तिक कहता है, जानवरों वाली हरकत क्यों कर रही हो? कभी यहाँ सूंघ रही हो, कभी वहाँ सूंघ रही हो, ये सब क्या है? चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो और मुझे सब सही से चेक करने दो। पूरी रात तुम ऑफिस में रुके हो या कहीं और? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हे भगवान, सच में कल्लू आ गया है। एक पति जो पूरी रात ऑफिस में काम करके देर रात को घर आता है और उसकी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बीबी को तो जासूसी करनी है। यार किसी लड़की के साथ नहीं था मैं, हद होती है सोचने की भी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में कितनी सारी लड़कियां हैं, क्या पता किससे तुम्हारा चक्कर चल रहा हो। यार अब बस करो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, पूरी रात सही से सोया भी नहीं हूँ और तो और मैं बहुत थक भी गया हूँ। क्या कहा? सोए नहीं, थक गई और आंखें भी लाल है और तुम्हारे अंदर से सेंट की खुशबू आ रही है। ये सेंट तो लड़कियां लगाती है और मेरा सेंट ये है नहीं। फिर ये किस लड़की का सेंट है? कौन थी तुम्हारे साथ रात में? हे भगवान उठा ले, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से और अपने जासूस पत्नी से। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, उठा ले भगवान। भगवान के पास बाद में जाना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए बता रही हूँ मैं। हाँ, ऑफिस में एक अकेला मैं ही नहीं था, और भी लोग थे और सब बैठ के साथ में काम कर रहे थे। तो मेरे साथ भी 2 लड़कियां बैठ के काम कर रही थी। ये उन्हीं की परफ्यूम की खुशबू है, समझी तुम? अच्छा, तो तुम इसलिए ओवर टाइम करते हो ऑफिस में, ताकि उन लड़कियों के साथ बैठकर बातें मार सको और नाम हो जाता है कि काम करने के लिए ऑफिस गए हो। हे भगवान, इस औरत को समझाना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर अब कार्तिक वहाँ से सोने के लिए चला जाता है और रानी अपने पति पर शक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी अपने घर की खिड़की पर खड़ी अपने हाथों को दूरबीन बनाकर देखती है और ये करते हुए उसे कार्तिक देख लेता है। अरे ये सब क्या है? तुम दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रही हो? अरे अपने पति की जासूसी करती हो, वो कम था क्या?
अब जो दूसरों के घर में घुस रही हो, ये सब गलत बात होती है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम तो पूरा दिन घर से बाहर रहते हो और घर में मैं ही रहती हूँ, तो आसपास वालों की मुझे सब खबर रहती है। कौन क्या खिचड़ी बना रहा है किसके बारे में। मन तो करता है ना तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं, लेकिन मजबूर हूँ, ऐसा भी कर नहीं सकता। हाँ, मुझे मार कर मेरी सोतन को यहाँ लाना चाहते हो ना, सब पता है मुझे। मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर सच में होता तब तो तुम पक्का मेरी जान ले लेती। अरे तुम अभी अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ जरूरी चीजें देख रही हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जरा मैं भी तो देखूं, मेरी जासूस पत्नी किसकी जासूसी कर रही है। इतना कहकर अब कार्तिक भी रानी के साथ देखता है, जहाँ सामने वाले घर में रानी अपने हाथों की दूरबीन बनाकर देख रही थी। वहाँ रहने वाली एक लड़की के घर से एक आदमी गुस्से में जा रहा था और वो लड़की रोते हुए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन लड़का रुकता ही नहीं और लड़की वहीं बैठकर रो रही होती है। ये सब देखकर कार्तिक रानी से कहता है, ये क्या देख रही हो तुम? अरे किसी की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, समझी तुम? आपको कुछ नहीं पता, ये एक बहुत गंभीर मामला है। ये जो आदमी है वो उसके घर रोज आता है, लेकिन हर रोज वो दोनों बहुत खुश रहते थे। पर आज ऐसा हुआ जो ये लड़का इससे दूर जा रहा है और ये लड़की ऐसे रो रही है। कुछ तो जरूर है बात। ये उन दोनों के बीच की बात है, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? क्यों उनके घर में जासूसी कर रही हो? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ बैठकर मेरी तरह जासूसी कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। आप मुझे अपना मेरा काम करने दो। तुम भी ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता तुम्हें। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानी के घर के सामने रहने वाली लड़की अपने बीएफ से पैचअप कर लेती है, लेकिन कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद एक रात जब रानी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो फिर से एक बार अपने घर की बालकनी में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ सामने रहने वाली उस लड़की के घर में देखने लगती है। उसके घर की लाइट ऑन थी और उसके घर में वह हाथों की दूरबीन बनाकर ताकने लगती है, जहाँ उसे दो लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। सामने वाले ने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में वो आदमी उस लड़की के पेट में चाकू गोदकर उसकी जान ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रानी घबरा जाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक उठो, कार्तिक जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है, जल्दी से उठो। क्या है, अब रात को भी चैन से सो नहीं सकता क्या मैं? सोने दो ना मुझे। अरे जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। कार्तिक, क्या सच में? रानी, तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देखा है ना? कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। उस लड़की को किसी ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली है। कार्तिक भी अपनी खिड़की से उस घर में देखता है तो वहाँ खून से लथपथ उस लड़की की लाश पड़ी थी और ये देखकर कार्तिक उससे कहता है, ये सब तुमने क्या देख लिया है? मुझे समझ नहीं आते जासूसी का कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे। पहले तो दूसरों के घर में ताका झाकी करती थी और आज तुमने मर्डर देख लिया। अब हम क्या करें? अगर खूनी को पता चल गया कि तुमने ये सब देखा है तो कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उस कातिल को मैं जरूर ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें खूनी की जासूसी करोगी? अरे तुमने क्या उसका चेहरा देखा था कि वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, मुझे पता है कि इस लड़की को किसने मारा होगा और मैं उसे पकड़वा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सभी को उस लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है और पुलिस भी उस खूनी का पता लगाने में जुट जाती है। रानी पुलिस के जाने के बाद जब उस घर में जाती है जहाँ खून हुआ था, तो देखती है कि उस घर में सब बिखरा हुआ था और ये सब देखकर रानी कहती है, ये सब जरूर उस आदमी ने किया होगा जो इससे मिलने के लिए रोज आया करता था। अब मुझे इसका पर्दाफाश करना होगा। इतना कहकर वह घर में यहाँ वहाँ सब ढूंढने लगती है। तभी उसे उस लड़की की अलमारी से एक रुमाल मिलता है जिसमें किसी का नाम लिखा था और वहाँ कुछ तस्वीरें भी मौजूद थी जो कि किसी और की नहीं बल्कि रानी की एक दोस्त की थी। और उस रुमाल और फोटो को लेकर
वो तस्वीर वाले आदमी जिसका नाम था कमलेश के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है? कमलेश, तुम उस लड़की को जानते हो? कुछ दिन पहले ही जिसका मर्डर हुआ है। नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तुम किसकी बात कर रही हो रानी? अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये तुम्हारी फोटोज उसके पास कहाँ से आई? बताओ, तुमने ही मारा है ना उसे? अच्छा, तो अब तुम मेरी सच्चाई जान गई हो। तो अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर अब कमलेश अपने पास से एक चाकू निकालता है और रानी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका पति कार्तिक पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस कमलेश को अपनी हिरासत में ले लेती है। तभी कार्तिक कहता है, अरे वाह, मेरी जासूस पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अपनी ये जासूसी कर करके ना सबका दिमाग खाया करती थी, लेकिन आज इसकी जासूसी ने एक खूनी को पकड़ लिया।